जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं स्टूडियो के बाहर आज बीजापुर के मधुवन होटल में ठहरा हूं और यहां पर आज एक प्रेस मीट की गई है जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम पर, जो संविधान बचाओ आंदोलन के तौर पर एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं, ये इनका दावा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 8 जिले से लोग यहां पर आएंगे, जो तकरीबन 24 तारीख को जुमनाड़ रोड के पास तकरीबन 50 एकड़ में ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जो बीजापुर के शायद इतिहास में ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। तो आइए इस प्रोग्राम से जुड़े यहाँ पर जो जॉइंट कमेटी के जो लीडर्स हैं, जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम किस सिलसिले में शुरू किया गया है, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है और इस प्रोग्राम के ज़रिए ये सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम यहाँ पर लीडरों से बात करेंगे। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर इस जॉइंट कमेटी के एक जिम्मेदार के तौर पर मिस्टर हमीद मुशर्रफ हैं। तो मैं हमीद मुशर्रफ साहब से जानना चाहता हूँ कि पहले ये जॉइंट एक्शन कमेटी क्या है? जॉइंट एक्शन कमेटी हमें ये आंदोलन बचाने के वास्ते, ये संविधान को बचाने के वास्ते और ये एनआरसी एमपीआर के ये खिलाफ एमपीआरसी से खिलाफ करने के वास्ते ये जॉइंट एक्शन कमेटी बनाए। ये बीजापुर में एक जॉइंट एक्शन कमेटी से ये पूरा देश तक जाना है। ये जॉइंट कमेटी सिर्फ इसमें मुस्लिम एक तबका शामिल है या अन्य समाज के लोग भी इसमें शामिल हैं? ये सब लोग शामिल हैं। अब हैं श्रीनाथ पुजारी हैं, ये पूरे लोग इसमें रहते हैं। यानी कि हर जात के लोग आपके साथ इस कमेटी के अंदर सब भी हैं, इसमें सब भी शामिल हैं इसमें। और ये प्रोग्राम जो 24 तारीख को जो होने जा रहा है, इस प्रोग्राम की अहम खुसूसियात क्या है, खासियत क्या है इस प्रोग्राम की? ये प्रोग्राम ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। ये इतना बड़ा कौन सा भी प्रोग्राम नहीं होगा, उसकी बड़ा प्रोग्राम करने के वास्ते 50 एकड़ ज़मीन ली बीजापुर में। बीजापुर से 4 किलोमीटर जुमनाड़ क्रॉस को ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें पूरे बड़े लीडरांस आते हैं, स्वामी जी आते हैं और पूरे तमाम लोग बीजापुर के पूरे तमाम लोग को बागलकोट, हुबली, धारवाड़, बेलगाम, गुलबर्गा, रायचूर, कोप्पड़, सोलापुर, ये पूरे लोग इधर आते हैं। यानी कि महाराष्ट्र से भी लोग आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। अच्छा, तो तपाल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा इस प्रोग्राम का अहम मकसद क्या है, आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान की आवाम रास्ते पे उतरी है। ख़ास करके ख़वातीन, लेडीज़ हजरात जो हैं, वुमेन फोल्क, वो लोग रास्ते पे आए। तो आप इस समस्या का गंभीरता समझ सकते हैं। आप संविधान को बदलने चले हैं। संविधान को, अंबेडकर साहब का जो संविधान है, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16 जोर दे के बोलते हैं, +25 के हर एक ले को अपनी बात कहने का हक है, हर एक ले को देश में पूरा हक है, इक्वल हक है, समान हक है। इसके साथ साथ अपनी जात, अपना जो ये है, सब अकीदा है, वो भी हक है। तो इसके तहत आज संविधान बदल के लोगों में एक इंतशार लाने की कोशिश, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार हो या बीजेपी सरकार हो या संघ परिवार का एक जो थिंक टैंक है, कंटिन्यूअसली देश को अभिवृद्धि या जो डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के बजाय इसको तोड़ के, इसमें डिवाइड करके अस्थिरता और अशांति लाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इसका जोर, इसके बलबूते पे हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरा एक ये है, अंदाज़ा है कि सरकार इसको वापस लेगी और पीछे हटेगी। वर्ती साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा वर्ती साहब, तकरीबन 1 लाख लोग आने का अंदाजा लगाया जा रहा है। आपके मुताबिक क्या 1 लाख लोग आएंगे या उससे भी ज़्यादा लोग आएंगे इस प्रोग्राम में? आप जानते हैं कि पूरे देश में जो आग लगी है काले कानून से, इसके तहत यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा भी लोग आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो संविधान के खिलाफ जो काम करे हैं इस देश में मोदी सरकार के माध्यम से, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने जो काम चालू किया, पूरे देश में इसका कलर फैल गया, पूरे देश में इसका ये हो गया। तो महिला जिस तरह से बाहर निकल के आए, अब आदमियों को ये चाहिए कि उसी से ज़्यादा अब लोग हम आना चाहिए। तो हमसे ये सबक मिलना चाहिए कि आज की महिला कितना कानून को जानती है, कितना पहचानती है और संविधान को बचाने के लिए कितना
इसके जद्दोजहद कर रहे हैं। इस सिलसिले में यहाँ पे एक काम आंदोलन हो रहा है और 24 तारीख के दिन 1 लाख से ज़्यादा यहाँ लोग आएंगे और हर कम्युनिटी के लोग आएंगे और हर माध्यम के, हर पार्टी के, हर वर्ग के यहाँ पे लोग आएंगे, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि देश प्रेमी हैं, हर लोग चाहते हैं कि देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह से बनाए उसी तरह से रहें। इसलिए हम उनकी चाहत को चाहने वाले, ये देश को चाहने वाले, ये सब लोग यहाँ पे इस आंदोलन में आएंगे। यहाँ पर श्रीनाथ पुजारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि सिर्फ ये आंदोलन सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं श्रीनाथ पुजारी मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या आप सच में मुसलमानों के सपोर्ट में हैं या इस कानून के विरोध में हैं? क्या आप भी ये समझते हैं ये कानून जो काला कानून कहा जा रहा है, ये काला कानून क्या हर धर्म को इसका इफेक्ट होने वाला है? सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं इसका शिकार होगा, ये सभी अन्य जातियों को, SC ST OBC जो भी हैं उनको भी इससे तकलीफ होगी। आपको कैसा लगता है इस कानून के? ये कानून है ना, ये कानून इतना खतरनाक है, ये मुस्लिम के लिए 1% है तो दलित और आदिवासी और ये जनजाति के लिए इतना खतरनाक है। इसका पास तो कोई दाखिलाती भी नहीं रहता है, उसका पास कागज़ भी नहीं रहता है। वो लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। ये दलित लोगों के लिए तो बहुत खतरनाक है। ये कानून संविधान का कलम सब पढ़ता है ना, वो संविधान के बारे में कौन किसके जानकारी है, वो लोग सभी इसको खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हम लोग दलित लोग और आदिवासी और हमारा जनजाति लोग सब मिलकर ये इसको हम लड़ेंगे, लेकिन मुसलमान के सपोर्ट के लिए हम नहीं आ रहे हैं। हमारा भी तकलीफ है इसमें, इसलिए हम लोग इसका साथ में जाकर हमारा हक का रक्षण करने के लिए हम लोग इसका साथ दे रहे हैं। नहीं, कहा तो ये जाता है कि सिर्फ चंद लोगों को, इन मुसलमान जो हैं चंद हिंदू तबकात को लेकर ये सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि ये सबका मसला है। इस तरह से भी एक अफवाह फैलाई जा रही है कि कुछ खास लोग जो चाहे वो किसी भी अन्य पार्टी से जुड़े हो, उन हिंदुओं को बुलाकर इस तरह के कार्यक्रम में बताया जा रहा है ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि वो हिंदू मुसलमान मिलकर सब इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो आप इस बात को कहाँ तक सही मानते हैं? देखो, ये बात कर रहे हैं ना, वो तो गलत है, लेकिन क्या है दलित लोगों के लिए बहुत खतरनाक क्यों बोल रहे हैं ना। संविधान में कितना रक्षण के लिए हमारा कानून में एक एक्ट है ना, वो सबको खिलाफ ये संविधान का ये क्या कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सब मिलकर संविधान बचाने के लिए हम लोग निरंतर लड़ते रहता है। भारत में दलित लोगों तो संविधान का बारे में बहुत प्यार है, हाँ, इसलिए संविधान का सभी आदमी, भारत देश के सभी हर एक नागरिक संविधान का साथ रहना चाहिए, इसलिए हम लोग इसका साथ है। लेकिन कोई मुसलमान सपोर्ट करने के लिए तो हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान तो जागृत हो गए भारत में, उसका साथ हम दिया तो संविधान बचा सकता है, नहीं तो दलित लोग चुप बैठे तो इसका हालत में बहुत खराब होता है। इसलिए वो मुसलमान समाज का लोग कितना जागृत हो गए ना, इसका साथ हम दलित लोगों भी साथ दिया तो बहुत भारत देश में संविधान बचाने के लिए एक मौका है। भारत में एक बहुत बढ़िया आंदोलन चल रहे हैं। बहुत बढ़िया आंदोलन किसके लिए चल रहे हैं? संविधान बचाने के लिए चल रहे हैं। कहीं मुसलमान और एक ही धर्म के लिए एक लड़ाई नहीं है। भारत का एक बहुत दूसरा एक क्या है, स्वतंत्र संग्राम हो रहा है भारत में, उसका साथ हम लोग दलित लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कोई एक मुसलमान के लिए हम लोग उसका सिंपैथी के लिए नहीं जा रहे हैं, हमारा हक के लिए उसका साथ दे रहे हैं हम लोग। मतलब जैसे कि आपने सुना, श्री पुजारी जी का कहना है कि किसी तरह का इसमें दिखावा नहीं है, बल्कि कानून जो ब्लैक कानून कहा जा रहा है, कानून उसी तरह है। ये सब अन्य जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उन सभी अन्य जातियों को इससे परेशानी होने वाली है। इसी के तौर पर वो भी इसके खिलाफ समर्थन में अपना हिस्सेदारी कर रहे हैं और वो अपने समाज के साथ इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। तो बोलने का यही मकसद है कि अक्सर ये कहा जा रहा है कि गैर मुसलमानों को सामने लाया जाता है ताकि ये बताने की कोशिश की जाए कि ये लोग समर्थन में हैं NRC और CA के, मगर वहाँ पर उनको बुलाकर ये बताने की कोशिश की जाती है कि वो इसके खिलाफ हैं। वो भी नहीं मानते कि NRC या CA कानून को लागू किया जाए, मगर हकीकत आपके सामने है। यहाँ पर श्रीनाथ पुजारी ने कहा कि ये सब धर्म वालों को इस कानून से प्रॉब्लम होने वाली है। हमारे पास एक कॉरपोरेटर हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि ये सभी मज़हब के मानने वालों को इससे तकलीफ़ है और सभी मज़हब के मानने वाले इससे परेशान होने वाले हैं, मगर ये भी कहा जा रहा है कि CA से
किसी तरह की भी तकलीफ, हिंदुस्तान के जो मुस्लिम नागरिक हैं उनको किसी तरह की भी तकलीफ होने वाली नहीं है, तो फिर आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ? तो सीए के तरफ से तकलीफ नहीं होने ले रहे, तो सीए में मुसलमानों को क्यों नहीं ऐड किया गया? मुसलमानों को छोड़कर दूसरों को क्यों लेने का जो बिल में तुम कानून किए? हाँ, उनका तो कहना है कि जो बांग्लादेशी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो अफगानिस्तानी हैं, उन मुसलमानों को, जो सरकार कह रही है उन मुसलमानों को छोड़कर यहाँ के मुसलमानों को किसी तरह की परेशानी नहीं है, तो फिर आपको क्या परेशानी है? तो परेशानी है भाई, परेशानी है बोल के तो हमें आज़ादी के बाद में ये इतना बड़ा आंदोलन क्यों हो रहा है? फिर मुसलमान को उसमें ऐड कर दो ना सीए में। तो आपको लगता है कि परेशानी है आपको? परेशानी तो 100% है। आप जानते हैं कि आसाम एक मॉडल है। आसाम में देखा जाता है कि 19 लाख लोगों को यहाँ पे रखा गया। 19 लाख लोगों में से 15 लाख हिंदू हो गए, तो इसलिए मोदी सरकार को ये चोट बैठी कि 15 लाख अगर हमारे गए तो हमारे कैंडिडेट नहीं आएंगे, तब जाकर CAB लगाए। तो CAB लाने के बाद भी उनका मामला ठीक नहीं हुआ, तो ये मुसलमानों को ही नहीं गुमराह करे, ये हिंदुओं को भी गुमराह कर रहे हैं, सिख को भी गुमराह कर रहे हैं, ईसाई को गुमराह कर रहे हैं। उसके बाद ही पूरे देश में NRC लाने का वादा करे, मगर देश में NRC लाने से पहले हम ये करना है कि CAA लाए। CAA में ये बोल रहे हैं कि कितना झूठ बोल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि CAA का मतलब तो देना है, लेना नहीं है। हम भी मानते हैं देना है, लेना नहीं, मगर देने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। जब कंडीशन होते हैं तो दूसरे देश से पीड़ित हुए कर को मालूम होना, दूसरे देश से जब कौन से भी 5 देशों में आए, 3 देशों में से आए, वो पीड़ित हुए कर को जब सर्टिफिकेट लाएंगे तो उनको पुरातत्व देने का प्रावधान है। तो तुम क्यों झूठ बोल रहे हैं कि पूरे लोगों को, ये मुसलमान को खतरा है, उनको हिंदू को खतरा नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा क्या भी नहीं है। पूरे देश के हिंदुओं को भी है खतरा, मुसलमानों को भी है, सिख को भी है, ईसाई को भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करने चाह रहे, इलेक्शन कार्ड को एक्सेप्ट नहीं चाह रहे, पैन कार्ड को एक्सेप्ट नहीं चाह रहे। अभी NRC तो आया नहीं, अब उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? उसके बाद में क्यों बोलते हैं? NPR में जो काम कर रहे हैं ये NRC का भाई है। NPR में जो डॉक्यूमेंट पूछा गया, हर 10 साल के बाद में जो पूछा जाता था, वो डॉक्यूमेंट छोड़ के 8 एडिशनल इसमें डाले हैं। तो NRC करने की जरूरत ही नहीं, NPR अगर करेंगे तो। इसलिए हम NPR को भी, CAA को भी, NRC को भी हम बाइकआउट कर रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जिस तरह से लोगों के पास नहीं है, आप जैसा कि जानते हैं बेलगाम जिले में जितने पानी से प्रभावित हुए लोग चले गए, तो उनके ना ही कागज है, ना ही उनके कपड़े हैं, ना लत्ते हैं, ना सोना है, ना चांदी है। तो वो बेचारे 3-3 महीने तक वो लगातार कैंप में बैठ के खाना खाए। वो लोगों के डॉक्यूमेंट लाएंगे तो कहाँ लाएं? क्या सिर्फ मुसलमान उसमें पीड़ित हुए हैं? वहाँ हिंदू भी पीड़ित हुए हैं, SC भी पीड़ित हुए हैं, ST भी पीड़ित हुए हैं, हर कौम के लोग पीड़ित हुए हैं। तो उन लोगों के भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो लोग कहाँ से लाएंगे? ये अगर NRC भी ला रहे हैं, NPR भी ला रहे हैं, पूरे देश के लोगों को पाली लगा रहे हैं। जैसा कि नोटबंदी के टाइम इन्होंने किया था, उसी तरह से उससे भी खतरनाक ये देश के लोगों को ठहरा करने वाले हैं। जैसे कि अमित शाह ने कहा कि इस मामले में मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर मान लीजिए आप इतना होराट करने के बाद भी सरकार अगर आपकी बात को नहीं मानती और इस कानून को लागू किया जाता है, तो जब आप क्या करेंगे? आप नहीं, अक्सर ये कहा जा रहा है कि हम कागज़ नहीं बताएंगे। नहीं बता। जब कानून जब पास होता है तो आपको ज़बरदस्ती कागज़ मांगा जाएगा। अगर आप कागज़ नहीं दिखाएंगे, जैसे कि आपकी भी ज़िद है कि हम कागज़ नहीं बताएंगे, तो जब आप कागज़ नहीं दिखाएंगे तो आप जो वो चाहते हैं उसके दायरे में आप आ जाते हैं या नहीं? देखिए, कागज दिखाने का नहीं दिखाने का बात की बात है। अगर वो 1 इंच नहीं हटना चाह रहे तो हम ही तो 1 इंच हटने वाले नहीं हैं। ये संविधान हक हमें दे रहा है, जो हक हमें दे रहा है उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। अब जब डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो कोई मुसलमान होंगे, SC होंगे, ST होंगे, हर कौम के लोग जो हमारे साथ में खड़े हैं इसके जो कानून के खिलाफ हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो सब लेको जाने के कहाँ है? अब जहाँ पे NRC आसाम में है उन लोगों को खाना पीना नहीं दे रहे, हज़ारों से लोग मर रहे हैं वहाँ पे, उन लोगों के पालने की ताकत नहीं है। तुम जैसा कि जानते हैं कि जो BJP वालों ने देश की रक्षा के, देश हित के बारे में बात कर रहे हैं, आज उनके जो मिलिट्री में जो लोग हैं उनके चप्पल को दिला देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो इन लोगों को, इतने लोगों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? जैसे कि इन्होंने कहा कि हकीकत है कि आसाम में 19 लाख लोग NRC के दायरे के बाहर आ चुके हैं और 15 लाख जिसमें हिंदू हैं और तकरीबन 4 लाख मुसलमान हैं। यानी कि सीधे सीधे उन 15 लाख लोगों को लाने के लिए CAA कानून लाया, आपका ऐसा कहना है? बिल्कुल लाने के लिए करा गया, ये वो इनकी चाल है। इन्होंने वो जानबूझकर ये CAA लाया। ये मान लेते हैं एक राज्य में, आसाम एक राज्य है, ऐसे हिंदुस्तान में कई राज्य हैं, एक राज्य में 15 लाख अगर हिंदू CAA के दायरे के अंदर आते हैं और उनको नागरिकता CAA के तहत दी जाती है,
तो अन्य राज्यों में भी लाखों लोग हैं। तो मान लीजिए 2 करोड़ अगर हिंदू यहाँ पर आते हैं, 2 करोड़ हिंदू अगर यहाँ पर आते हैं और 2 करोड़ हिंदुओं को जब सरकार नागरिकता देगी तो इस पर आप क्या बात कहेंगे, क्या होगा? देखिए, आज़ादी किसे नहीं चाहिए। सब लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, सब लोग हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर बाहर पड़े हुए हैं, क्योंकि हम सब ऐसे तो पहले से ही नागरिकता तो देने के बहुत से कानून हैं, तो इसे नए से लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, चाहे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो। मेरा सवाल यह है, जब 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग हिंदू भाइयों को यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी जो फिलवक्त नागरिकता नहीं है, यानी कि जो भी सरकार के मूलभूत सहूलतें हैं वो सभी उन सहूलतें तो उनको दी जाएगी। अगर उन लोगों को सहूलतें दी जाती है तो जो अन्य हिंदू हैं क्या उनको इससे समस्या होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अभी यहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, जो हमारे अब नागरिक हैं, तो उनको कभी सहूलतें नहीं मिली। क्योंकि अब देख रहे हैं क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं अमेरिका से, तो हमें गरीबी छुपाना पड़ रहा है, गरीबी हटाना पड़ रहा है, गरीबों को वहाँ पर निकाला जा रहा है। यहाँ लोगों के अभी तक सहूलत नहीं मिली 70 साल के बावजूद भी, तो वहाँ के लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो बहुत सा यहाँ पर हमारे लोगों को तकलीफ होगी। नहीं, मेरा सवाल यह है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब जैसे कि मुंबई का मसला लेंगे, मुंबई के अंदर जब यूपी बिहार के लोग वहाँ पर आए तो वहाँ पर महाराष्ट्र में लोगों को मार मार कर हकाला गया, ये कह कर के कि यहाँ के महाराष्ट्रियों को ही यहाँ पर काम नहीं है, तो ये लोग आने से हमारे यहाँ की नौकरियाँ खतरे में हैं, हमारे लोग यहाँ बेरोज़गार हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब यूपी में जो लोग आए थे वो सभी भी हिंदू ही थे। जब वो सब हिंदू थे तो उन लोगों को जो मारने वाले थे, वहाँ से भगाने वाले थे, वो भी हिंदू थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब इतने लोगों को जब नागरिकता दी जाती है, नागरिकता दिए जाने के बाद सरकार के जो भी मूलभूत सहूलतें हैं जो एक आम जनता को, जो हिंदुस्तानियों को दी जाती है, हर तरह की जो आश्रय योजनाएं हो, मकानात हो, हर तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं, जब वो उन लोगों को दी जाएगी तो जो अन्य हिंदू हैं क्या उनको इससे तकलीफ नहीं होगी? अभी हिंदुस्तान में कितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबको होगी। ये ऐसा नहीं कि इनको नहीं है, उनको नहीं है, ऐसा नहीं, ये सभी जातों को कंपलसरी होगी। और 70 साल से ये बाबा साहब अम्बेडकर के कानून में ये लोग भी थे जो अभी बोले, अभी बाहर जाओ बोल रहे हैं, वो लोग भी उनके कानून में थे। अब भी क्यों याद आया उनको ये कानून, बाहर काढ़ो, काला कानून क्यों कर रहे हैं? मतलब आपका कहने का मतलब उन सबको तकलीफ होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, शाहीन बाग के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के माहिर वकीलों को भेजा गया कि ये फैसला करें, वहाँ पर जाकर शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं उनसे बात करें कि वहाँ से वो जगह खाली करें, और जो अन्य लोगों को जो रास्ता जो उन्होंने रोक रखा है उस रास्ते से किसी तरह की समस्या ना आए। उस सिलसिले में शाहीन बाग में कल भी वहाँ पर वकील हेगड़े जा चुके हैं और बात कर चुके हैं। इस पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट एक आदेश करी, वो जगह पर जाकर लोगों को तकलीफ़ हो रही है, रास्ता बंद हो गया है, उसके लिए रिपोर्ट देने के लिए कहे। वो वकील जो सुप्रीम कोर्ट के हेगड़े साहब हैं, वो रिपोर्ट देने के बाद जजमेंट क्या होता है देखेंगे। हमारा आंदोलन तो कंटिन्यू रहेगा। अगर मान लीजिए इन वकीलों की बात वहाँ पर अगर शाहीन बाग के लोग नहीं मानते, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कुछ बदलाव लाते हुए उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट खाली शाहीन बाग वालों के एक ही नहीं है, दूसरे वालों को भी लिया है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेंगे अपने निर्णय से हिसाब से लेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट को ये भी जानना चाहिए कि जो लोग की वजह से वहाँ तकलीफ हो रही है, तो अन्य लोगों के लिए जो तकलीफ हो रही है उसका भी ख्याल सुप्रीम कोर्ट को करना है। शाहीन बाग वालों ने कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। शाहीन बाग वाले अपना हक करें, अपना हक नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए वहाँ बैठे हैं। आज वहाँ जो महिला बैठे हैं पूरे देश के संविधान को बचाने के लिए बैठे हैं। कोई अपने को वहाँ शौक नहीं है कि उन्हें रोड बंद करके बैठना है, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, वो औरतें आज आके यहाँ बैठे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग बैठे हैं तो उन लोगों को तकलीफ हो रही है इसके लिए वो बोल रहे हैं, तो अन्य लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसके बारे में भी सोचना उनका काम है, तो उनको भी सोचना जरूरी है। जब सुप्रीम कोर्ट एक तरफा देख के फैसला नहीं ले सकती, तो जितने रोड से तकलीफ हो रही है 1 घंटा 2 घंटे के लिए, या ज़िंदगी भर की तकलीफ होती है कानून आने के लिए। मतलब आपका सीधे सीधे साफ कहना है कि ये कानून
काला कानून है, इस कानून से हिंदुस्तान के हर नागरिक को परेशानी होने वाली है। इसी तौर पर आपने 24 तारीख को एक जन आंदोलन के तौर पर एक बड़ा संविधान बचाओ आंदोलन रखा है, जिसमें आप लोगों को, जो 8 जिले के लोगों को आने की जो बात कर रहे हैं, तकरीबन 1 लाख लोग वहां पर मौजूद होंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उसमें कौन कौन से ऐसे लीडर हैं, राजनेता हैं, समाज सेवक हैं जो इस प्रोग्राम में आएंगे। आप जानते हैं कि बहुत से समाज सेवक यहाँ पे आएंगे, हिंदू पर संगठन के लोग आएंगे, यहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा आएंगे, यहाँ पे सिद्धरामैया जी आएंगे, कुमार स्वामी जी आएंगे, और हमारे दिनेश गुंडूराव जी आएंगे, और हमारे बुरे एमएलए बीजापुर जिले के एमबी पाटिल साहब आएंगे, शिवानंद पाटिल साहब आएंगे, यशवंत राय गौड़ा आएंगे, और अन्य भी लीडर्स हमारे साथ आएंगे। और जितने भी मठाधीश के स्वामी जी हैं, स्वामी अग्निवेश जिस तरह से हैं, वो सब लोग यहाँ पे आएंगे। और ये महत्व जो है यहाँ पे निर्णय होगा, वो पूरे देश में इसका ये मैसेज जाएगा, और इस मैसेज के माध्यम से लोगों को उजागर करना ये हमारा फर्ज है। और ये एनआरसी को वापस बाइकआउट करके वो एनआरसी वापस सीएए कानून जो लाया गया वो वापस लेना, ये उनका काम है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जैसे कि संविधान बचाओ आंदोलन की शुरुआत ये 24 तारीख को एक बड़ा जल आंदोलन के तौर पर ये कर रहे हैं। इस ताल्लुक से इन्होंने हमारे साथ जो बात की है वो हमने आपके सामने रखा है, और हमें दीजिए इजाज़त।